नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। अब से करीब 2 दशक पहले महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल दिवंगत पीसी अलेक्जेंडर ने एक किताब लिखी थी, पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी। और इस किताब में उन्होंने हमारे लोकतंत्र के अलग-अलग पहलुओं पर अपनी बात रखी थी, अपने विचार रखे थे और ये बताया था कि किस तरह से हमारे संविधान के जो प्रावधान हैं, वो इन प्रैक्टिस जब हम व्यावहारिक तौर पर उनको देखते हैं, तो कैसे उसको प्रैक्टिस करने वाले लोग संविधान के अनुरूप आचरण नहीं करते और इस तरह से कैसे लोकतंत्र को खतरा पैदा होता है। उन्होंने गठबंधन सरकारों के बारे में भी कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे, कुछ टिप्पणियां की थी, तो मैं उनमें से कुछ टिप्पणियां आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। एक टिप्पणी उन्होंने चुनाव के बाद के गठबंधन के ऊपर की थी। चुनावी बाद की जो गठबंधन होते हैं, जो चुनाव के बाद गठबंधन करके सरकारें बनती हैं राजनीतिक दलों के बीच जो गठबंधन होते हैं, तो उन्होंने एक जगह पर लिखा है, चुनाव बाद के गठबंधन मुख्यतः सत्ता भोगने के लिए किए जाते हैं। अगर राजनीतिक दल जिनकी विचारधारा एक सी है, वे साथ आकर चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी सफलता में हिस्सेदारी जायज है। दूसरी तरफ सिर्फ सत्ता भोगने के लिए राजनीतिक पार्टियां साथ आती हैं, तो न केवल यह अनुचित है, बल्कि इससे योग्य सरकार भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा भी उन्होंने काफी कुछ कहा और ये कहा कि जैसे अगर अलग-अलग दल मिलकर सरकार बना भी लेते हैं, तो ऐसे में उनका टिकना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा इतिहास रहा है कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि गठबंधन की सरकारें और खास करके ऐसे गठबंधन की सरकारें जो उन दलों से बनी है जिनकी विचारधारा आपस में मेल नहीं खाती, तो वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएं या 5 साल तक वो टिक पाएं। क्योंकि होता यह है कि इन दलों के बीच में जो नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, कई बार कुछ मुद्दे होते हैं, हर किसी के अपने-अपने वोट बैंक होते हैं, उनको लेकर टकराव हो जाता है और ऐसे में मामला जब ज़्यादा बिगड़ जाता है तो सरकार गिर जाती है। तो जो चुनावी बाद के गठबंधन हैं, वो कितने गलत होते हैं, इसको उन्होंने पेश करने की कोशिश की थी अपनी उस किताब में। तो उनकी बातों को हम जरा महाराष्ट्र के संदर्भ में रख के देखते हैं। महाराष्ट्र में भी 2019 से गठबंधन की सरकार है और ऐसे गठबंधन की सरकार है जो कि जिनके घटक दल उनकी विचारधारा आपस में मेल नहीं खाती। अब 2019 में जब चुनाव हुए तो महाविकास आघाड़ी की सरकार आई। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और इनकी विचारधाराएं विपरीत थी। शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी थी, कांग्रेस एनसीपी खुद को सेकुलरवादी बताते आई हैं। तो इनकी गठबंधन की सरकार हुई और वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि पिछले साल बगावत हो गई शिवसेना में और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अब उसके बाद दूसरी गठबंधन सरकार आई, ये भी 3 दलों की, बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार के गुट की। ये भी अलग-अलग विचारधाराओं की पार्टी है। खास करके अगर एनसीपी की बात करें, चलिए एकनाथ शिंदे और बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर तो जुड़े हैं, लेकिन एनसीपी खुद को अल्पसंख्यकों का हितैषी बताते आई है, सेकुलरवादी बताते आई है, हिंदुत्व का विरोध करते आई है, तो वो इस सरकार में साथ है। अब हो ये रहा है कि सरकार के जो घटक दल हैं, उनके बीच में आपसी खींचतान सामने आ रही है और ये उभर कर सामने आ रही है, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर सामने आ रही है। खास करके बीजेपी और एनसीपी के बीच अभी हाल ही में सरकार में मंत्री हैं चंद्रकांत पाटिल, जो कि पहले बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो इन्होंने एक बयान दिया। इनका बयान मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पुणे में पाटिल ने कहा कि पवार परिवार के लोग धूर्त और चालाक हैं। पवार परिवार कभी पेट की बात ओंठ पर नहीं आने देता है। उप मुख्यमंत्री अजीत के लगातार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात पर पाटिल ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि अजीत दोबारा पाला बदलेंगे या नहीं, क्योंकि पवार परिवार की एक विशेषता है कि उनके पेट की बात कभी ओंठ पर नहीं आती। इस मायने में पवार परिवार के लोग राजनीतिक रूप से परिपक्व, धूर्त और चालाक हैं। गौर कीजिए, धूर्त शब्द का इस्तेमाल किया है अजीत पवार के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए भी, पवार परिवार के लिए। पाटिल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार नाराज हैं, क्योंकि बीच-बीच में उनकी नाराजगी की खबर आती रहती है। अच्छा, ये बात इन्होंने कह दी चंद्रकांत पाटिल ने। बीजेपी के एक और नेता हैं गिरीश महाजन, उन्होंने इनकी बात का समर्थन किया। ये राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं और इन्होंने कहा कि पाटिल के बयान में गलत क्या है? अजीत राजनीतिक रूप से धूर्त हैं, तभी इतने सालों से राजनीति में टिके हुए हैं।
तो इनका कहना है कि राजनीति में टिकने के लिए धूर्त होना जरूरी है और अजीत पवार धूर्त हैं। तो इन तीखे शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के दो बड़े नेता सत्ता में पार्टनर पार्टी के एक नेता के खिलाफ कर रहे हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ कर रहे हैं। तो आखिर ये कटुता क्यों सामने आ रही है दोनों के बीच में? इसके पीछे एक कारण तो यह है, अगर चंद्रकांत पाटिल की ही बात करें तो एक कारण तो यह है कि जब अजीत पवार को सरकार में शामिल कराया गया इस साल, तो उनके लोगों को भी मंत्रिमंडल में एकोमोडेट करना था और साथ में जो प्रभारी मंत्री हैं, जिनको मराठी में पालक मंत्री कहते हैं और इंग्लिश में गार्जियन मिनिस्टर कहा जाता है, तो ऐसे पदों पर भी जो अजीत पवार के साथ आए लोग थे, जो मंत्री जिन्होंने शपथ ली थी, उनको जिले देने थे। तो जो पुणे जिला है, वहां के पालक मंत्री ये चंद्रकांत पाटिल थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन फिर उनको हटाकर अजीत पवार को वहां पालक मंत्री बना दिया गया, प्रभारी मंत्री बना दिया गया। चंद्रकांत पाटिल को रिप्लेस कर दिया अजीत पवार ने। तो शायद एक उस बात का गुस्सा चंद्रकांत पाटिल के मन में रहा हो, जिसकी वजह से वो अजीत पवार के खिलाफ इस तरह के कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये तो एक बात थी। इसके अलावा बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के विधायक भी नाराज हैं और खुद अजीत पवार भी नाराज हैं। उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। अब अगले साल अक्टूबर में चुनाव है, यानी कि 11 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। सरकार का कार्यकाल बस अब कुछ ही समय का बचा है और ऐसे में भी कई लोगों को मंत्री बनने की हसरत है इन तीनों ही पार्टियों में। लेकिन बार बार कहा जाता है कि हाँ, जल्द ही हो रहा है, जल्द ही हो रहा है, जल्द ही हो रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन विस्तार किया नहीं जा रहा। अजीत पवार ने एक बार खींच कर कहा भी कि मैं कई बार बोल चुका हूं मंत्रिमंडल विस्तार करने के लिए, अभी नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या करूं, जबकि बीजेपी की ओर से मना भी नहीं किया जाता। अब ये मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि एनसीपी और शिंदे वाली शिवसेना दोनों को डर है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा तो कई लोग जो एक महत्वाकांक्षा के साथ अपनी अपनी पार्टियों से बगावत करके आए हैं कि उन्हें बड़ा पद मिलेगा, मंत्री बनाए जाएंगे, अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता है तो फिर बड़ा विवाद हो जाएगा, वे लोग नाराज हो सकते हैं, हो सकता है कि वो फिर से मूल पार्टी में चले जाएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार टाला जा रहा है, लेकिन ये मना भी नहीं किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। तो इस तरह से इस सरकार के जो तीनों घटक दल हैं उनके बीच में झगड़ा सामने आ रहा है। अभी ये तो मैंने आपको बताया कि बीजेपी और एनसीपी के बीच की तनातनी की बात, वहीं दूसरी ओर एनसीपी और शिवसेना में भी तनातनी है। इसके पहले के वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि किस तरह से छगन भुजबल, जो कि ओबीसी समुदाय के नेता भी हैं और सरकार में नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ बयान दिया कि सरकार साजिश रच रही है ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के लिए। जिसके बाद जो शिवसेना से मंत्री हैं, आबकारी मंत्री शंभूराजे देसाई, उन्होंने कहा कि भुजबल को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, इस तरह का बयान देकर वो सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। तो उनके बीच झगड़ा हो गया। कुल मिलाकर शिंदे सरकार के जो तीनों घटक दल हैं, ये आपस में अब सरेआम लड़ रहे हैं, खुले तौर पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में बस 3-4 महीने का वक्त ही बचा है। तो कैसे सरकार की इस इनफाइट को, सरकार के घटक दलों की इस इनफाइट को रोका जा सकेगा, उस पर इन तीनों दलों के दिग्गज नेता क्या करते हैं, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।